बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, हेलो, हाउ आर यू। जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट अपनी एक चिट चैट सेशन के अंदर दो कमाल के लोगों को बुलाया था, एक कमाल का बंदा अभी भी हमारे साथ मौजूद है, अब मुझे लगता है दोबारा इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा उस्मान फरीद हमारे साथ लास्ट सेशन में साथ थे, जो कि हमारे लिए HSC या ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। आज जो है, क्योंकि हमारे माशरे में एक अलमिया ये भी है कि हमारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने आगे क्या करना है। बचपन में तो हम लोगों से पूछा जाता है कि हम बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन जब बात आती है बड़े होकर हमारे पास एक ऐसा फेज़ आता है जिस पे हमारे कैरियर जो है वो हमने चूज़ करना होता है, तो हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ ये होती हैं कि हमें कैरियर काउंसलिंग नहीं की जाती, कैरियर गाइडेंस नहीं होती हमारे लिए। तो इस सेंस में आज जो हमारे पास दो गेस्ट हैं वो बहुत कमाल के गेस्ट हैं। मैं कमाल के हर दफ़ा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो वाकई कमाल के लोग होते हैं। हमारे जो पहले गेस्ट हैं उनका नाम माज़ुर रहमान है। वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर रहे हैं और 2018 डीजी खान बोर्ड के वो टॉपर रह चुके हैं और अपने कॉलेज के अंदर एक अपना नाम रखते हैं और अभी भी माशाल्लाह MBBS में भी ये डिस्टिंक्शंस हासिल कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को सम अप किया और उनके लिए कैरियर गाइड का जो पाथ था वो क्या था। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं AQ मलिक, एंटरटेनमेंट क्रिटिक हैं। इनको इसलिए आज हमने हिस्सा बनाया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे लास्ट सेशन में डिस्कस होना लाजमी समझता था मैं, लेकिन वो स्किप हो गई थी। आई होप कि आप लोग ये कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताएंगे कि AQ मलिक को हमारे कौन कौन से सेगमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप भी रेकमेंड कर सकते हैं। वेलकम AQ मलिक, वेलकम माज़ुर रहमान। और हमारे जो थर्ड गेस्ट हैं वो भी टॉपर रहे हैं डीजी खान बोर्ड के और आजकल वो अल्लामा इकबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर रहे हैं। महताब असलम उनका नाम है। तो हम आपको भी वेलकम करते हैं अपनी चिट चैट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो हम बात का आगाज़ करते हैं माज़ुर रहमान से। माज़, हमने एक देखा है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब से हमारा ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर हमें नंबरों की दौड़ में तो हम सबसे आगे होते हैं, हत्ता कि अपर पंजाब या जिसको हम तख्त लाहौर भी कहते हैं। अक्सर हमने देखा है कि हमारा जो इस लेवल का बच्चा है तो ये मार्क्स के लिहाज से हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनकी निस्बत। लेकिन जब मेडिकल के अंदर एंट्री की बात करते हैं, कैरियर काउंसलिंग की बात मैं बाद में करूंगा क्योंकि पाथ चूज़ करना है, लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हम रिलेट करते हैं कि हमारे मार्क्स ज़्यादा होते हैं लेकिन एडमिशन कम होते हैं। अगर एडमिशन भी हो जाए उस सूरत में हमारा बच्चा इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता जितना हमें अपर पंजाब का बच्चा कॉन्फिडेंट नज़र आता है। तो आपके ख़्याल में कॉन्फिडेंस बिल्ड कराने का काम कौन करते हैं? पेरेंट्स करते हैं, इदारा करता है, या टीचर्स करते हैं, या वहाँ की पॉलिसीज़ होती हैं जो इस इलाके के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं? जहाँ तक एक बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का ताल्लुक है तो उसमें क्लियरली फ़र्क होता है एक लोअर पंजाब और अपर पंजाब के बच्चे में। वो इस वजह से होता है कि क्योंकि जब आपको इन्वायरमेंट इस तरह का मिलता है जो कि आपको इनकरेज करता है हर बात पर कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो परफॉर्म करें, उसको अच्छे से परफॉर्म करें, तो तब आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यहाँ पर हमारे पास जनूबी पंजाब में एक रेस लगाई होती है बच्चों ने कि आपका एडमिशन हो जाए किसी तरह। सही। आपने नंबर लेने हैं, आपने एडमिशन लेना है, आपने पढ़ना है और कामयाब इंसान बनना है। लेकिन जो अपर पंजाब के बच्चे होते हैं उनके इंस्टीट्यूट्स में, उनके कॉलेजेस में, स्कूल्स में उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं, प्रेजेंटेशंस भी करवाई जाती हैं मिडिल मैट्रिक और FSC के लेवल पर, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस हमारे जनूबी पंजाब के बच्चों से ज़्यादा होता है। सही है। तो हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सेटअप में होनी चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ही पढ़ के गया था, यूनिवर्सिटी में गया था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रेजेंटेशन क्या चीज़ होती है। जब मुझे प्रेजेंटेशन के लिए सामने स्टेज पर जाना पड़ा तो मुझे तब पता चला कि अच्छा प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट्स को भी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो इस तरह का भी सेटअप हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता। क्या ये हमारा अपना फेलियर है कि हम इदारों से भी डिमांड नहीं कर रहे होते एज अ पेरेंट कि ये चीज़ें हमारी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में भी यही बात की थी कि हम ना इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं चीज़ों पे, हम जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। मिसाल के तौर पर पेरेंट्स जिम्मेदारी बच्चों की कबूल नहीं कर रहे कि वो स्कूल वाले सिखाएंगे, और स्कूल वाले इसलिए ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे कि वो घर वाले सिखाएंगे। तो इस तरह से कौन कौन से ऐसे फीचर्स आपको लगते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा खाते हैं, ऐसा कुछ सीन मुझे नज़र नहीं आ रहा के लिहाज से। जहाँ तक खाने का ताल्लुक है वो इस तरह से है कि जब आप जनूबी पंजाब की किसी क्लास में बैठे हैं और आप एक शाइनिंग स्टूडेंट हैं तो आपको टीचर की अटेंशन मिलेगी। अगर क्लास में कोई प्रेजेंटेशन होनी है तो सबसे पहले मेंशन किया जाएगा कि वो बच्चा देगा।
इस वजह से जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बाकी सम से अलग होता है। ठीक है। जबकि अपर पंजाब में इंडिविजुअल ग्रूमिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जबकि अगर आप एक शाइनिंग स्टूडेंट हैं तो भी आपको उतने ही मौके मिलेंगे क्लास में ऊपर आने के लिए। अगर आप एक शाइनिंग स्टूडेंट नहीं भी हैं तो फिर भी आपका टैलेंट ढूंढा जाएगा और उसको प्रमोट किया जाएगा, जिसकी वजह से अपर पंजाब के क्लास में डिम स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस भी लोअर पंजाब के शाइनिंग स्टूडेंट से ज़्यादा होता है। सही हो गया। अच्छा महताब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन मैं आता हूँ आपकी तरफ क्योंकि आपके ऊपर मैंने ना बड़ी एक डिस्कशन सेशन जहन में रखा हुआ है जो आपसे डिस्कस करनी है बात। महताब, मैंने एक चीज़ देखी है कि हाँ, यहाँ ग्रेडिंग बहुत देर बाद होती है बच्चों की ना, कि एक बच्चा चूज़ किया जाता है जो हाई लेवल का बच्चा होता है, एक मीडियोकर होता है और एक बिल्कुल लो दर्जे का होता है जिसका मकसद होता है कि इनको हमने पास कराना है। ठीक है, तो ग्रेडिंग को किस तरह से देखते हैं? आपके ख्याल में ग्रेडिंग होनी चाहिए तो किस लिहाज से होनी चाहिए बच्चों की, और कब होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इंडिविजुअल बच्चा जो है वो अपनी अपनी इंटेंशन चाहता है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जब एक मैट्रिक लेवल से FSC लेवल में आता है तो असल में होता ये है कि ज़्यादातर उर्दू मीडियम से आता है बच्चा, तो उसको एडजस्ट होने में 2-3 माह लग जाते हैं कि उसने वो कम्पीट करना है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ जिनको ऑलरेडी वो चीज़ें समझ आ रही होती हैं जो वो पढ़ रहे होते हैं। तो ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर आप क्या देखते हैं? ग्रेडिंग सिस्टम मेरे ख्याल में एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए या को-करिकुलर एक्टिविटीज़ वाले, तो हमारे पास जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो रट्टा बेस पर होता है। ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रट्टा लगाता है वो ज़्यादा अच्छे नंबर लेता है। तो मतलब उसका कोई टेस्ट क्राइटेरिया होता है, पहले टेस्ट करते हैं फिर उसके लिए हमारे पास होना चाहिए कि जो पढ़ता है अच्छा उसके लिए रहकर अलग अलग ग्रेडिंग होनी चाहिए। सही है। लेकिन जिसकी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जैसे खेल होते हैं, लेकिन हमारे पास जो खेलों के चीज़ें वो इतने हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। छोटे छोटे इदारे होते हैं हमारे पास। अगर हम दूसरे इदारों से कंपेयर करें, जैसे आप लाहौर की बात करें, जी GC को देख लें हम, तो उनके अपने बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, तो उन्हें दूसरे अपने वो मिलते हैं, एक्टिविटीज़ मिलती हैं, तो उसमें अपना बिल्कुल हेल्दी ब्रेन उसी वक्त होता है जब हमारी हेल्दी बॉडी होती है। लेकिन हम फेमस कोटेशन है, हेल्दी बॉडी कंटेन्स हेल्दी ब्रेन। लेकिन जो हमारे पास होते हैं, हमारे पास छोटे छोटे इदारे होते हैं और वो जैसे गिराज में स्कूल खोल लेते हैं ऐसे ही तो उसमें वो हम रट्टा तो लगा सकते हैं लेकिन जो हेल्दी ब्रेन नहीं कवर हो सकता। तो जैसे GC में हमारे पास है तो उनकी एक लिगेसी बनी हुई है, उनका इन्वायरमेंट मिला हुआ है। बिल्कुल ऐसा। उन्होंने को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी है, उन्होंने अपना शूटिंग वगैरह भी करनी है, उन्होंने बैडमिंटन खेल लिया, उन्होंने फुटबॉल खेलनी है, तो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन कर सकते हैं। अरे बड़ी कमाल बात की है कि आप जिस तरह से हम देखते हैं ना कि एक टॉपर बच्चा है उसने तो अपनी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में सिक्योर कर लेना, जो मीडियोकर होता है वो ज़्यादातर टीचिंग फील्ड में आ रहा होता है या कि ऐसा काम कर रहा होता है जो उसकी प्रोफेशनल डिग्री काउंट नहीं होती, या जो लोअर बच्चा होता है ना वो ज़्यादातर, आप बिल्कुल बड़ी कमाल की बात की है आपने कि वो एजुकेशन में अगर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, इट मीन्स कि उसका जो इंटेंशंस हैं या प्रोग्रेस है वो किसी और तरफ है, जैसे स्पोर्ट्स में हो गया या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में होगी। यानी अपर पंजाब का बच्चा इसलिए भी कॉन्फिडेंट है कि क्योंकि हर बच्चे को अपनी फील्ड से रेलेवेंट उसे वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके अंदर हर की एक ना एक खूबी होती है, तो वो उसे निकालते हैं और उसको जो बिल्डअप करते हैं। जैसे अभी हम दूसरे हम देख लें तो जैसे जो पढ़ने वाले ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं तो वो अच्छे स्पोर्ट्स में निकल आते हैं। बिल्कुल ऐसा। वो आर्ट्स की तरफ जाते हैं, हमारे पास सिर्फ साइंस खड़ी है, हमने मेडिकल करनी है। हाँ, हमें तो दो ही ऑप्शन नज़र आते हैं, या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। लेकिन जो नीचे वाले बच्चे होते हैं आर्ट्स की तरफ कोई नहीं जाता। तो अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये खामी है ना, तो उनको इसकी तरफ एक तो कैरियर काउंसलिंग नहीं होती। 1 घंटा होना चाहिए मेरे ख्याल में, एक वीक में 1 घंटा किसी एक बच्चे की सारी लाइफ संभाल सकते हैं। बिल्कुल, कैरियर काउंसलिंग आज का वैसे हमारा टॉपिक भी था, क्योंकि मैं अभी बताने लगा था तो वो एक पॉइंट हमारे रेज हो गया कि कैरियर काउंसलिंग किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। कैरियर काउंसलिंग की बात को लेते हुए अगर हम मूवीज़ की तरफ आएँ, क्योंकि बड़ा इन्फ्लुएंस होता है मूवीज़ का हमारी लाइफ पे, क्योंकि अगर हम इंटरटेनमेंट का सोर्स देखते हैं तो आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ हमारी वैसे भी बहुत एक तरह की सिमट के रह गई हैं। आउटडोर इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से भी कुछ थी, और कुछ ऐसी थी कि हमारी जो एक ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम का जो एक पूरा समझ लें वेव चली है जिसमें सारे लोग, मैंने देखा है कि मैं अपने कज़न के यहाँ जाता था गांव के अंदर, तो वहाँ पे पहले ये होता था कि वहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते थे क्रिकेट के, फुटबॉल के, तो सारे लोग ना वहाँ इकट्ठे होते थे। और अब मैंने देखा है वो सारे सेल फ़ोन पे लगे हुए हैं और वो PUBG खेल रहे हैं और सारे बैठे हैं, इंडिविजुअली बैठे हुए हैं, किसी का नहीं पता कि हमने कोई आउटडोर एक्टिविटी करनी है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया आउटडोर एक्टिविटीज़ के हवाले से।
अब चूँकि इंडोर हम सारी चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर आ गया है और ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हम दुनिया से पीछे चल रहे थे, तो एक तरीके से हम उस दौड़ में भी शामिल हो गए हैं, चाहे वो हमें प्रेशराइज़ करके उस दौड़ में शामिल किया गया है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम पहले से दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद था, लेकिन हमारे यहाँ मौजूद था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कभी भी नहीं। हमारी जो लैब्स हैं वो दिखाने के लिए बनाई होती हैं, लेकिन उसमें काम कोई चीज़ नहीं हो रही होती, आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, आज का जो एक हमारा टॉपिक था आपसे मूवीज़ क्रिटिक के बारे में अगर हम देखें तो मेरा मूड था कि हम हॉरर मूवीज़ के इम्पैक्ट की बात करें। हॉरर मूवीज़ बनाने का क्या मकसद हो सकता है? अगर मैं एक चीज़ से डरता हूँ तो मुझे वो क्यों देखनी चाहिए, और अगर मैं नहीं डरता तो तब भी मुझे क्यों देखनी चाहिए? हॉरर मूवीज़ बनाने का क्या मकसद होता है? एक तो हम इंटरटेनमेंट मूवी देखते हैं, उसका मकसद होता है कि हम महसूस हो रहे हैं उससे, या हम कोई लाइफ लेसन मूवीज़ देखते हैं तो उससे हमें कोई ना कोई सबक मिल रहा होता है। हॉरर मूवीज़ से हमें क्या सबक मिल रहा होता है, और कौन सी आज हॉरर मूवीज़ आप ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि वो उसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहें? अगर हॉरर की बात है तो मेरे माइंड में तो वही आएंगे जो बेस्ट है, मेरी फेवरेट है। बिल्कुल। तो शाइनिंग की बात आती है सबसे पहले। द बेस्ट हॉरर अगर आप उसको टाइटल दे देंगे, इट्स शाइनिंग। गलत नहीं होगा। हाँ, द शाइनिंग बाय Okay. स्टैनली क्यूब्रिक इज़ द लेजेंड। वो बहुत ही कमाल बनाते तो हैं। उनका क्या जॉनरा क्या है कि वो हॉरर मूवीज़ ही नहीं, बनाते वो हैं? सब हॉरर नहीं बनाते। सही। उसने बस मास्टरपीस बनाए हैं। अच्छा। वो अभी तक उन पे बात हो रही है। ये मूवी है 1980 की, द Okay. शाइनिंग। अगर दूसरी मूवी मैं आज लूँ, अगर 2 मूवीज़ हम ले लें आज तो बहुत अच्छा होगा बात करनी। सही है। दूसरी जो मेरे माइंड में आती है वो उसका जॉनरा हॉरर नहीं है, बट इट काइंड ऑफ डील्स विद इट। तो हम तो उसको शाइनिंग add का कर क्या लेते हैं। प्लॉट है उसके बारे में अगर हम थोड़ा ब्रीफ? शाइनिंग है और दूसरी मूवी थी द सिक्स्थ सेंस। ओके, द सिक्स्थ Yeah, मैंने इन सेंस, पे शाइनिंग के blog ऊपर लिखा आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ब्लॉग का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। हाँ। यू विल हैव टू रीड द ब्लॉग दैट इज रिटन बाय AQ मलिक। ओके, थैंक यू। जो आपने बात की है ना कि हम क्यों देख रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है, तो एक टर्म है फीलिंग रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन। जी। तो हॉरर से हम इमोशनल रेगुलेशन को डील कर सकते हैं। एक सही। बंदा अगर आप हॉरर देखें ना फैंस को, तो एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल, मैं वही देख रहा होता, मुझे ये नहीं समझ आ रही होती कि हम हॉरर मूवीज़ क्यों देख रहे हो। अगर कोई फोबिया ख़त्म करना है तो उसका ये बेहतरीन सोर्स हो सकता है, फोबिया ख़त्म करने भी हो सकता है। मैं अब हॉरर देखी, मैं फुल डरा हुआ था, क्योंकि मैं मूवी को बहुत ही उससे यानी कि इंटेंसली देख रहा था। तो उस हॉरर मूवी से मैं फुल डरा हुआ था, लेकिन साथ बैठे कुछ यंगस्टर्स बैठे थे, वो कमेंट कर रहे थे, यार इसमें तो मज़ा ही नहीं है, डराया नहीं इसमें। अच्छा। तो इतना हॉरर के डीपली फैन, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें ज़्यादा डराए। जब वो आए इसलिए सही। होते हैं, वही किस्म के अपने को चैलेंज करने के लिए आए होते हैं कि ये मोमेंट हमारी रह जाए। एक किस्म का हम चाहते होते हैं कि जो हमने काम किया वो हमें याद रह जाए। सही। तो हॉरर मूवीज़ के जो सीन है वो आपको, मेरे ख्याल से, मेरा जो ओपिनियन है वो आपको याद रहते हैं, नहीं भूलते जल्दी। ठीक हो गया। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मैं आप शाइनिंग लोगों पे की जरूर तरफ कैरियर काउंसलिंग की तरफ भी आता हूँ, और साथ में हम शाइनिंग के साथ द सिक्स्थ सेंस को भी डिस्कस करते हैं। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तो हम बात कर रहे थे हॉरर मूवीज़ और कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। मैं माज की तरफ फिर आता हूँ और हम ये बात करते हैं कि कैरियर काउंसलिंग जो है डोर टू डोर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा बच्चा यूनिवर्सिटीज़ के जो जाने वाला होता है, सेकंड ईयर का बच्चा होता है, और सेकंड ईयर में जो सबसे अहम जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल पोजीशन भी एक मैटर करती है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। उसके साथ साथ हमें उस बच्चे की कैरियर काउंसलिंग उस बच्चे की करनी चाहिए जिसे वाकई कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो माज से ये पूछते हैं कि कैरियर काउंसलिंग के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर मैं बात करने बैठूँ यहाँ कैरियर काउंसलिंग की, तो मेरे ख्याल में ये हमारा शो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं, लेकिन हमें बताया सिर्फ डॉक्टर इंजीनियरिंग के बारे में बताया जाता है। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया कॉलेजेस के अंदर होना चाहिए जिससे हम बच्चे की कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं? मेरे ख्याल से जब हम पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन उस पर सबसे पहले या डॉक्टर या इंजीनियर इसकी स्नैप लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके मेंटल एप्टीट्यूड को नहीं देखा जाता। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब आप कहीं से गुजर रहे हो और आपके साइड पर एक बहुत प्यारी क्यारी हो और उसमें सारे के सारे सफ़ेद फूल हैं, यहाँ पे हम ये देख सकते सारे हैं के सारे या सफ़ेद फूल देख रहे हैं, लेकिन इनके बीच में अगर आप एक पिंक कलर का फ्लावर देखेंगे तो वो ज़्यादा अपनी इंडिविजुअलिटी रखता है, खूबसूरत भी लग रहा है। खूबसूरत ज़्यादा लगता है। क्या बात है। तो जब आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सब की रेस में लगे हुए हैं और सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं, तो वहाँ पर अब अपनी इंडिविजुअलिटी जनरेट करने के लिए अगर आपका मेंटल रुझान है डॉक्टर की तरफ, लाजमी जाएं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, लाजमी बने।
लेकिन अगर आपको फोर्स किया जा रहा है तो इससे बेहतर आपके एप्टीट्यूड के मुताबिक बहुत सारे फील्ड्स हैं। जैसे कि MBBS के बाद आपके पास DPT आती है। DPT की स्टार्टिंग जॉब जो है वो 17वें ग्रेड से शुरू होती है, जो कि डॉक्टर की भी 17वें 18वें ग्रेड से ही शुरू होती है। इसके अलावा DVM आते हैं हमारे पास, DVM भी 17वें ग्रेड से शुरू होती है। उसके बाद हमारे पास अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड्स हैं। उसके साथ साथ हमारे पास BS कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, फार्म डी है, नर्सिंग है। ये वो फील्ड्स हैं जिसको हम कुछ नहीं समझते, यानी जो मेडिकल FSC मेडिकल के साथ आ रहा है वो बच्चा इतनी सारी फील्ड्स में जा सकता है और इनका स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। हमें सिर्फ इसलिए बताया नहीं जाता क्योंकि पेरेंट्स को अपना बच्चा सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। सही हो तो अगर आप इन फील्ड्स की तरफ जाते हैं तो इनका तो भी ये बहुत कौन फायदा बताएगा उन्हें, उन बच्चों को ये फील्ड्स के बारे में? ये कब बताना चाहिए या किस तरह की एज ग्रुप के बच्चों को ये चीज़ें कैरियर काउंसलिंग के हवाले से? मेरे ख्याल से कैरियर काउंसलिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है FSA के अंदर। तो ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर के बच्चों को वीक में 1 घंटा देना चाहिए। इसके लिए यहाँ FSC से मुराद इंटरमीडिएट का जो बच्चा होता है, चाहे वो FA कर रहा है, FSC कर रहा है, सही। इसके लिए ज़्यादा डिटेल के लिए मैं जानना चाहूँगा मेहताब के पास, क्योंकि मेहताब इसके बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा बता सकते हैं। मेहताब, बिल्कुल आप इसमें जैसे माज ने कहा है कि 1 वीक होना चाहिए, 1 वीक में 1 घंटा होना चाहिए हमारे पास कैरियर काउंसलिंग का। तो जैसे इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं, जैसे ICOM, BCom, FSC और ICS वाले बच्चे होते हैं, ICS वाले होते हैं, तो इन सबको हत्ता के डिप्लोमा होल्डर्स भी इंटरमीडिएट के अंदर आ रहे होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन वाले। तो हमें उनको उनके लिए एक घंटा होना चाहिए कैरियर काउंसलिंग का। एक तो उनको पाथ बताएगा कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, सही हो गया, और दूसरा उनकी ग्रूमिंग के लिए भी ज़रूरी होता है। अभी जो हम जस्ट वो गो विद द फ्लो, हमारे ये रूटीन बनी होती है, हमें पता नहीं होता हमने क्या करना होता है, मैट्रिक करनी है, FSC करनी है। असल में हम जिस तरफ देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर्स की आवाज़ें आ रही होती है, तो इस वजह से हमें और कोई शोभा नजर ही नहीं आ रहा होता। क्योंकि जिसने मेडिकल रख लिया उसने कहा मैं डॉक्टर बनना है, जिसने इंजीनियरिंग कर ली उसका मतलब है कि उसने इंजीनियरिंग में ही जाना है। तो अभी हमारे पास माजरे सारे शोबे भी बताया है मेडिकल के। उसके अलावा भी हम बहुत सारे अटैम्प्ट्स लगा देते हैं कोई एग्जाम पास करने में, जिसमें हमारे जो कीमती टाइम। अच्छा, मुझे लगता था कि ये सिर्फ जनूबी पंजाब में इस तरह का ट्रेंड है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 साल में वो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के लिए वो रुके रहते हैं, या फिर अपने मार्क्स से दोबारा पढ़ाने के लिए कि कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए। हत्ता कि मैंने ऐसा लोग भी देखे हैं जो 2-2, 3-3 साल के बाद भी वो क्लियर नहीं कर पाते, फिर उसके बाद कोई फील्ड के बारे में सोचते हैं कि ये करनी चाहिए। तो ये लैक ऑफ कैरियर काउंसलिंग है ना। एक तो हमारे पास जो पेरेंट्स होते हैं वो फोर्स करते हैं बच्चों को। तो जैसे मुकाबला होता है वालिदैन में, मेरा बच्चा, उसका बच्चा डॉक्टर बन रहा है, मेरे दोस्त का बच्चा, तो मेरा बेटा भी बनना चाहिए, बेटी बननी चाहिए डॉक्टर। सही है। और दूसरा जो हमारे पास साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, बच्चे एक दूसरे को देखकर भी या गो विद द फ्लो इस तरह चले जाते हैं। और हमारे और आर्टिस्ट को, जैसे आर्टिस्ट की बात किया है माज ने, तो ऐसी चीज़ें भी हमारे पास होनी चाहिए कॉलेज में, जो बच्चों को उस तरफ भी ले जाएँ। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई MBBS करता है और उसके साथ कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। अब मैं बात कर रहा था AQ की, ही इज़ अ वेरी गुड ब्लॉग राइटर, तो ही इज़ आल्सो डूइंग MBBS। तो मैंने ये देखा है कि बाउंड्री नहीं बन जाती। अगर मैं MBBS कर रहा हूँ, अगर मैं एग्जांपल कोट करता हूँ कि अगर मैं MBBS कर रहा हूँ तो मैं और कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत का ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा शाइनिंग बच्चा, लेकिन वो चाहता है कि वो आर्ट्स की तरफ जाए, लेकिन उसका मेरिट बन जाता है MBBS का। इट डज़न्ट मीन टू से कि आप लोग फिर उसमें फंस जाते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मेरे अंदर वो एबिलिटी है, तो मैं अपने वालिदैन को भी सेटिस्फाई करना है। अगर क्योंकि हमारे यहाँ स्टेटस जो है, स्टेटस सिंबल भी समझा जाता है, डॉक्टर एक नाम मेंशन अगर हो जाए साथ में, तो उस लिहाज से अगर आप में इतना पोटेंशियल है कि यू कैन बी अ डॉक्टर, तो डॉक्टर बनकर भी मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो बहुत कमाल के आर्टिस्ट होते हैं, और इंजीनियर बन के भी मैंने ऐसे बहुत से आर्टिस्ट देखे हैं जो पेंटिंग्स में हैं या एक्टिंग स्किल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो फिर बहुत अच्छी बात की है कि एक कॉलेज के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जिसमें इंटरमीडिएट की क्लासेस हैं, उसमें कम से कम वीक में 1 दफ़ा या महीने में 1 दफ़ा भी अगर कैरियर काउंसलिंग की एक क्लास हो जाए, जिसमें बच्चों को दूसरे फील्ड्स के बारे में बताया जाए, उनके स्कोप के बारे में बताया जाए, और उसमें पाकिस्तान के अंदर उसका क्या इन्फ्लुएंस है, या पाकिस्तान के अंदर अगर मैं वो पेशा अडॉप्ट करता हूँ तो उसके क्या मेरिट्स हो सकते हैं, डिमेरिट हो सकते हैं। माज ने बड़ी एग्जांपल, बड़ी खूबसूरत कोट की, वो फ्लाज वाली, कि आपने अगर इंडिविजुअलिटी क्रिएट करनी है तो आपकी इज़्ज़त भी उसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा मकसद आजकल ये भी है कि हमने पैसा भी तो कमाना होता है। 3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, इज़्ज़त, दौलत और शोहरत, ठीक है। तो ये इन तीनों चीज़ों के लिए हम दौड़ भाग रहे हैं। तो बड़ी खूबसूरत एग्जांपल आपने कोट की माज। तो मैं आखिर में दोबारा हम हॉरर मूवीज़ के इम्पैक्ट की बात करते हैं, क्योंकि हम मूवीज़ सारे देखते हैं, चाहे
उसमें कोई एज ग्रुप नहीं है हमारे पास, और कोई जेंडर इक्वलिटी भी नहीं, देयर इज़ नो रेसिज्म कि हम ये वाले बंदे देख सकते हैं मूवीज़ और दूसरे नहीं देख सकते। तो हॉरर मूवी की बात हो रही थी, 2 मूवीज़ हमने आज सेलेक्ट की थी, शाइनिंग एंड द सिक्स्थ सेंस। तो हम शाइनिंग के बारे में आपने थोड़ा बताया कि उसमें किस तरह का प्लॉट है, और सिक्स्थ सेंस में हमने कौन कौन से उसमें लाइफ लेसन क्या है या किस तरह का उसका मकसद है। और आप पहले एक मूवीज़ को बता दें जनरली दोनों को कि उनका एक प्लॉट क्या है, थीम क्या है, सिनेमैटिक्स के हवाले से अगर आप रेट करना चाहें उसे रेट कर दें, फिर उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर बता दें। यस, अगर लाइफ लेसन देखना चाहें तो सिक्स्थ सेंस में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो देखने में लगता है कि एक हॉरर जॉनर है या थ्रिलर मूवी है, बट इट्स रियली ए मैच्योर एक्सप्लोरेशन ऑफ फेथ, लव। ये दोनों एक ही डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया? नहीं, ये डिफरेंट है। अच्छा, डायरेक्टर डिफरेंट है। सही। वो 1980 की मूवी है। सही। वो स्टैनली क्यूब्रिक की है, और वो इससे बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं स्टैनली क्यूब्रिक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और द शाइनिंग में अगर ये है कि उसमें आपको रियली कोई लाइफ लेसन देखने को नहीं मिलेगा, आपको ऑब्जर्व नहीं करना उसमें आपको, क्योंकि उसके ना स्टैनली क्यूब्रिक की एक स्पेशलिटी है कि वो आपको मूवी बहुत अच्छी दिखा देगा, बहुत अच्छी सिनेमैटिक्स दिखा देगा। सही है। लेकिन जैसे आप वो सब कुछ इंजॉय करके आप निकलेंगे सिनेमा से, जैसे आप लीव करेंगे उसकी मूवी देखने के बाद, आपको नहीं पता आपने क्या देखा, वाइप आउट हो जाएगा सारा। अच्छा, आपको नहीं पता होगा कि आपने क्या देखा है, मतलब वो उसका end इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारे नहीं, ऊपर। वो एंड पे ऐसा कुछ आपको दिखाएगा कि आप जो पीछे सारा देख रहे होंगे, जो इमेज बना चुके होंगे, वो सब चेंज हो जाएगा, फिर आप इतना कंफ्यूज होंगे, मतलब आपको पता होगा। सरप्राइज्ड सीन इस तरह से जनरेट हो जाते हैं। मैं ये उसकी सबसे स्पेशलिटी ये है कि आपको पता है कि आपको समझ नहीं आई, बट आपको पता है आपको दोबारा ये ज़रूर देखनी है। ठीक है, आपको ज़रूर देखनी है। और सिक्स्थ सेंस जो है वो भी रिवॉचेबल है मूवी है, मैंने उसको बहुत बार रिवॉच किया है, मैंने बहुत बार देखा है। वो एक मैच्योर एक्सप्लोरेशन है, वो आपको एक इंसान को दिखाती है कि उसके सिर्फ फेथ जो है ना, आप एक गोस्ट से नहीं डर रहे, ठीक है, आप अपने पास से भी डर रहे हैं। अब जो मेन हमारा कैरेक्टर को वो लीड कर रही है मूवी के अंदर प्लॉट, तो दिखाया जाता है वो अपने पास से भी परेशान है, क्योंकि उसने मिस्टेक्स की हैं इस तरह की। वो एक छोटे बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, उसे लगता है कि अगर मैं इसकी हेल्प कर दूंगा, इसकी लाइफ ठीक कर दूंगा, तो मेरे पास की जो मिस्टेक्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। अरे क्या खूबसूरत लेसन है कि इसमें यार। हाँ, ये बहुत अच्छी है। अगर लाइफ लेसन की बात करें तो सिक्स्थ सेंस तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और शाइनिंग जो है उसका एक अपना एक स्टैंडर्ड है। और स्टैनली क्यूब्रिक ने जो भी मूवीज़ बनाई उन्होंने एक बार सेट कर दिया, स्टैंडर्ड बना दिया। अब मुझे नहीं लगता कोई भी डायरेक्टर उसको पार कर पाएगा, क्योंकि वो इज़ लेजेंड, इज़ जस्ट लेजेंड। तो ग्रेड अगर करना चाहो तो मैंने वैसे ही दोनों अपनी फेवरेट सेलेक्ट बिल्कुल। अगर इन दोनों में ग्रेडिंग करो तो शाइनिंग इससे अच्छी है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर क्योंकि मुझे दोनों में कोई फ्लॉ नहीं नज़र आता, तो दोनों A+ है मेरी। ओके, लास्ट मूवी भी आपने A+ वंडरफुल लाइफ को आपने वो किया था, हमने ग्रेड किया था, क्योंकि AQ जो है दी बेस्ट मूवी सेलेक्ट करते हैं अपने टॉपिक के हवाले से, तो ये रेकमेंडेड भी है, A+ ग्रेडिंग के साथ भी है। मैंने हॉरर के तो ज़रूर देखे, शाइनिंग तो ज़रूर ही देखे ना। और एक बात इंपॉर्टेंट जो मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगा, हॉरर के लिए स्कोर जो है ना, म्यूज़िक, क्योंकि मैं एक पढ़ रहा था एक बुक में, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि यू सी यू अंडरस्टैंड व्हाट यू सी बट यू फील व्हाट यू हियर। बिल्कुल ऐसा तो म्यूज़िक जो है वो आपको फील कराता है। तो स्टैनली क्यूब्रिक की ये बात है, ये खास बात है कि उसका कोई थीम नहीं है म्यूज़िक में, वो नॉइसेज हैं मोस्टली पूरी मूवी के अंदर ना, नॉइसेज आ रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो आप जो है ना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, और यही मूवी ने आपको कराना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, हर इंसान का कोई ना कोई फोबिया होता है। मूवी के स्टार्ट में थोड़ा सा है थीम, लेकिन उसके बाद थीम है ही नहीं, नॉइसेज हैं जस्ट। तो स्कोर के लिए नॉइसेज को यूज़ करते हो और फिर भी इतना अच्छी मूवी बना लेते हो। सही हो गया। मतलब हॉरर मूवीज़ में आपने एक बड़ी कमाल की बात की है कि वो बंदा जो देखना चाहता है वो देखे, जिसको मतलब कोई डर है किसी चीज़ का, मेरे ख्याल में उसे रेकमेंड भी नहीं करनी चाहिए। हार्ट पेशेंट को आप हॉरर मूवी दिखाते हैं मतलब जल्दी पहुंचाने वाली बात होगी उसे। अगर हार्ट पेशेंट की जैसे बात हुई है, तो मैं आई हेट बहुत सी मूवीज़ मुझे हॉरर जॉनर में मैं जिनको बहुत ही नफरत करता हूँ, वो इसलिए कि वो जंप स्केयर्स पे हैं। हाँ, वो म्यूजिक अचानक आएगा, एकदम साइलेंट हो जाएगी और अचानक म्यूजिक आएगा, आप म्यूजिक से वो भी इस तरह के मैंने बहुत सारे क्लिप्स भी देखे हैं सोशल मीडिया पे, जिसपे बंदा अपनी बड़े नमाज से देख रहा हो तो फौरन से कोई चीज़ आती है। क्लेवर फिल्म मेकिंग नहीं है वो, आपको सिर्फ एक डरा रही है, और आप जैसे आप लीव करेंगे मूवी को देखने को आपको कुछ याद नहीं होगा, वो जंप स्केयर्स है आपके लिए। वो आपने बड़ी कमाल की बात की है कि अगर हम वो पास्ट से डर रहा था, यानी डर डजंट मीन टू से कि आपसे कोई ऐसा खौफनाक चीज़ कोई दिखाई जाए, लेकिन हॉरर
वो भी हॉरर पास भी हो अच्छा, सकता क्यों है हमारा। इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है? अकेले बंदा हॉरर मूवी देख रहा हो या फ्रेंड्स के साथ ये देख रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट हॉरर मूवी फनी मूवी क्यों बन जाती है? आप मुझे लगता है आप हॉरर के फ़ैन हैं क्योंकि आपने ये बात लेकर आए हैं। क्योंकि ना देखिए, मैं अगर एक मूवी है साइंस, जी वो हॉरर है ही नहीं, ठीक है। मैं उसका, मुझे पता था ये मूवी बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने एम नाइट श्यामलाल का जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि ये बंदा जीनियस है, इसकी मैं सारी फिल्में देखूंगा। सही है। अब साइंस के लिए मैंने पूरा सेटअप बनाया, रात को मैं वेट किया, रात को अकेले बैठ के मैंने देखी और मुझे उसका इतना मज़ा आया। अगर हॉरर देखना है तो आप इन्वायरमेंट में देखिए, आप दिन को बैठ के सब लोगों के अच्छा, नहीं देख उसका सकते, मज़ा नहीं आता। आएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था किसी, हर इंसान का कोई ना कोई फोबिया होता है। जैसे अगर मैं अपने फोबिया की बात करूँ, मुझे अगर अंधेरा हो तो उससे डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो आपका कोई है इस तरह से? मैं हर मूवी देख लूँ तो मैं या 7 दिन तक अब्बू का बाहर नहीं जा फोबिया सकता। या अब्बू का फोबिया भी होता है ना कि घर जाएंगे तो छड़ी से मार पड़ने वाली है। अच्छा, आप भी डर से, उससे हाँ। अंधेरे से डरते हैं? हाँ, अगर मैं हॉरर मूवी देख लूँ तो 7 दिन अच्छा, तक हॉरर सो मूवी नहीं देखने पाता। के बाद डर लगता हाँ, है, वैसे नहीं लगता। वैसे नहीं। मतलब हर इंसान का कोई ना कोई फोबिया होता है। आपका अगर फोबिया की हॉरर बात, मूवी देखने के बाद कैरेक्टर जो है ना, फिर वैसे ये इंसान की फितरत के अंदर है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं कोई बयान सुन रहा हूँ तो उसका इन्फ्लुएंस होता है कुछ दिनों तक या कुछ देर तक होता है, और एक दिल में आ रहा होता है कि ये अच्छे काम आज से शुरू करने हैं, और फिर उसके बाद वो ख़त्म होता जाता है, फेड आउट होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये बाकी इन्फ्लुएंस पड़ता है हाँ, इसमें। और जो बात हो रही थी ना शाइनिंग की, तो मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि उस मूवी को अगर आप इस अप्रोच से देखेंगे ना, आपको ज़्यादा उसके कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, पहले आपने कोई थ्योरीज नहीं पढ़ी उसके बारे में, तो शायद आपको डर लगे ही ना। आप अच्छा। देख जाएंगे, आपको लगेगा यार इसमें हॉरर था ही नहीं, थोड़ा बहुत ब्लड दिखा है और वगैरह वगैरह। लेकिन आप जब उसको बहुत ही डीपली देख रहे होंगे ना, और उसका तो फिर सेंस आप उतना- समझेंगे कि उस हाँ, उसको मकसद deeply क्या था देखेंगे उसका। तो आपको, मूवी मैंने देख ली थी, उसके बाद जब मैं थ्योरीज रीड कर रहा था, उसको दोबारा रिवॉच कर रहा था, तब मुझे ज़्यादा डर लग रहा था। बहुत ही वो डर आती है अगर आपको उसको डीपली देखते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में एक ऐसी इमेज आ जाएगी जो आपको फोकस में भी नहीं होगी, आउट ऑफ है। फोकस होगी, बट आपकी मर्जी, आप उसको देखना चाह रहे हैं कि नहीं देख रहे। अच्छा, हो सकता है ये थ्योरीज के इफेक्ट उसमें लिखा हो, ज़्यादा डराती है। हाँ, वो थ्योरीज पहले नहीं डर लगा आपको, बाद में लगा। बाहर में ज़्यादा लग रहा था सही, जब मैं सही, थ्योरीज सही। पढ़ी और फिर देखा तो movie। बहुत मज़ा आया आप लोगों से गपशप लगा के। थैंक यू माज़र रहमान, थैंक यू माताब असलम, थैंक यू ए के मलिक। तो मेरे ख्याल में हमारे शो का परमानेंट हिस्सा बनने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने उसको वॉच किया। हमारे साथ 2 और मेहमान भी हैं जो कि बिहाइंड द कैमरा हैं। वो मेहमान हैं तो उनको नेक्स्ट सेशन में भी हम इंशाल्लाह दोबारा कोशिश करेंगे कि नए टॉपिक के साथ आपके सामने लेकर आएँ। उस्मान फरीद और तंजील रूहानी हमारे साथ मौजूद थे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैट विद ज़ुबैर के साथ मुलाकात होगी। आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग मेरे शो का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।